ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी जिसको शॉर्ट में कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता क्या है। तो एक पूरी सांख्यिकी एक नियम पर आधारित है और इस नियम में यह है कि अगर हम किसी बड़ी जनसंख्या में किसी गुण के वितरण को देखते हैं कि किसी बड़ी जनसंख्या में किसी गुण का वितरण किस तरह से हो रहा है। मान लीजिए हम ये देखते हैं कि पूरे जौनपुर शहर में जिन लोगों की लंबाइयों का वितरण किस तरह से है, पुरुषों में या महिलाओं में, किसी में भी देख सकते हैं हम। तो हम देखते हैं कि अधिकांश, मान लीजिए जो सबसे कम हाइट वाला लोग है वो 4 फीट का है और जो सबसे लंबा है वो 7 फीट का है। तो 4 फीट से लेकर के 7 फीट अगर एक बड़ी जनसंख्या है तो उस जनसंख्या में हम देखेंगे कि किसी भी गुण का जो वितरण होता है वो उसकी उच्चतम सीमा पर बहुत कम होता है। यानी 7 फीट के लोग आपको समाज में बहुत थोड़े से मिलेंगे। उसी तरह से उस गुण की जो निम्नतम मात्रा होगी, जैसे यहाँ पर हमने 4 फीट लिया हुआ है, तो उसकी भी जनसंख्या क्या होगी, बहुत कम होगी। तो छोटे में देखेंगे कि उस गुण की जो निम्न मात्रा है उस पर भी लोगों की संख्या कम है और जो अधिक मात्रा है उस पर भी कम है। अधिकांश लोग कैसे होते हैं, एवरेज साइज के होते हैं, यानी वो लगभग 5 फीट से लेकर के 5.5 या 6 फीट के बीच में लोगों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अगर इसी तरह से कोई भी गुण हम ले लेते हैं, हम मान लीजिए भार ले लेते हैं, तो भार में भी देखेंगे कि जैसे एक एडल्ट मेल है या एडल्ट फीमेल है तो वो 40 केजीज की हो सकती है और मैक्सिमम 100 केजी तक। तो 40 केजी वालों की संख्या भी क्या होगी, समाज में बहुत कम होगी और 100 केजी वाले जो लोग हैं उनकी संख्या भी क्या होगी, समाज में कम होगी। अधिकांश लोग कैसे होंगे, एवरेज होंगे। तो जो इस तरह का वितरण होता है, अगर हम इस पर ग्राफ खींचते हैं, OX एक्सेस और OY एक्सेस हम ले ले। OX एक्सेस पर हम लोग क्या रख दें, गुण की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स, और इधर हम क्या रख दें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, कि उस गुण की मात्रा पर कितने कितने लोग हैं। 4 फीट पर कितने लोग हैं, 5 फीट पे कितने लोग हैं, 6 फीट पे कितने लोग हैं, 7 फीट पे, या उसके बीच में कोई भी संख्या आप ले लीजिए। तो समानता हमको एक ऐसा कर्व प्राप्त होता है जिस कर्व में उसकी कम मात्रा, गुण की कम मात्रा होने पर लोगों की संख्या कम, गुण की मात्रा अधिक होने पर लोगों की संख्या कम, परंतु अधिकांश लोग बीच में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो ऐसे कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। इसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। ठीक है, ये तो एक समानता है, लेकिन ये तभी संभव है जब हम एक बड़ी जनसंख्या लें। छोटी जनसंख्या में इस कर्व के रूप बदलने की संभावना क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अगर पॉपुलेशन की बात हम करते हैं, सैंपल में दिक्कत कर सकता है, सैंपल साइज हमारा बड़ा होगा तभी इस तरह का कर्व प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम किसी पॉपुलेशन पर किसी गुण के वितरण का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर पर देखा गया है कि इस तरह का, इस शेप एंड साइज का कर्व हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बड़ी जनसंख्या में किसी भी गुण के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आप IQ ही ले लीजिए, तो बहुत कम IQ के लोग क्या होंगे, बहुत समाज में कम है। बहुत ज्यादा IQ वाले लोगों की संख्या भी कम है। अधिकांश लोग कहां पर हैं, बीच में हैं। तो इस तरह का वितरण देखा गया और इसके वितरण को एक मैथमेटिकल आइडियल कर्व के रूप में मुआइबर ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कहते हैं। ये एक मैथमेटिकल कर्व है और एक आइडियल कर्व है। व्यवहारिक रूप में सेम इसी तरह का कर्व मिलने की संभावना क्या रहती, कम रहती है। लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी संख्या, सैंपल साइज या हमारी पॉपुलेशन की संख्या क्या होती जाती, बढ़ती जाती है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुण का, वो जो मैथमेटिकल आइडियल कर्व है उसको क्या करने लगता है, फॉलो करने लगता है। तो हम
करेंगे क्या, मेन हमारा फायदा क्या है एनपीसी को, अगर हम मैथमेटिकल आइडियल कर्व जो एनपीसी का है उसकी स्टडी हम कर लें और हम अपने गुणों का वितरण मान लें कि बड़ी जनसंख्या में जिस भी गुण का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस वेरिएबल का, जिस चर का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो चर का वितरण भी अगर उसी तरह से होगा तो उसके आधार पर हम बहुत सारी विशेषताओं का क्या कर सकते हैं, बिना मेजरमेंट किए, बिना मापन किए हम क्या कर सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। अब इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को शुरुआत में और लोगों ने, उसके पहले ही, मोइबर के पहले भी गॉसियन ने और लैप्लास नामक एजुकेशनिस्ट का या साइकोलॉजिस्ट या स्टैटिशियन ने क्या किया था, इसका बहुत अध्ययन किया था और इसीलिए उसको हम लोग मोइबर कर्व के नाम से भी, लैप्लास कर्व के नाम से भी, गॉसियन कर्व के नाम से भी, या इसको उन्होंने देखा था कि खगोल विधियों के कैसा एरर होता है तो इसको हम लोग कर्व ऑफ एरर भी कहते हैं, नॉर्मल कर्व ऑफ एरर के नाम से भी जानते हैं। तो हमको अब सबसे पहले ये देखना है, लेकिन मैथमेटिकल रूप में जो इक्वेशन एनपीसी की दी गई थी वो मोइबर ने दी थी, इसलिए इसको मोइबर कर्व के नाम से भी जाना जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा आइडियल कर्व है वो आइडियल कर्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, जिससे कि हम उस विशेषताओं के आधार पर उनका यूज करके बहुत सारी सांख्यिकी समस्याओं का क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर कोई हमारा आइडियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो उसको क्या करती हैं, क्या कहते हैं, आइडियल बनाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं शेप पर। तो एनपीसी जो होता है, जिसकी शेप आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको बनाया भी था, तो ये बिल्कुल एक घंटे के आकार का होता है। ठीक है, जैसे एक घंटा हमारा होता है टंगा हुआ, उसी के आकार का होता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं ये बेल शेप्ड है। एनपीसी का नॉर्मल जो है वो क्या होता है, बेल शेप्ड होता है, घंटा आकृत उसकी होती है, घंटे की तरह से। दूसरा हमारा इसमें ध्यान देने की बात है कि ये सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर इसको हम बीचों बीच से इस तरह से काट दें तो ये दोनों भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री के दोनों तरफ ये क्या होता है, एक भाग बराबर होता है। अगर हमको एक भाग की वैल्यूज पता है तो दूसरे भाग की वैल्यूज हमको ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, पता लग जाती हैं। तो इस तरह से जो सिमेट्री होती है इसको बाइलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइलैटरल सिमेट्री है ये। कभी कभी क्या है कि सिमेट्री और भी तरह से हो सकती है, जैसे ये 8 है, इसको हम इस तरह से काटते हैं तो दोनों पोर्शन क्या है, आपस में बराबर है, तो बाइलैटरल है। लेकिन 8 को हम इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ये भी दोनों भाग क्या है, आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पर केवल बाइलैटरल सिमेट्री, अगर आप ऐसे काट करके सिमेट्री करना चाहेंगे तो ये शेप आपस में सिमेट्री नहीं होती है। केवल ये बीचों बीच में सीधे से लैटरली काटने पर ही आपस में क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कि बाइलैटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसके बाद जो है बाइलैटरल सिमेट्री रहती है। तीसरी इसकी जो मेन विशेषता है वो ये विशेषता है कि ये यूनिमोडल होता है। यूनिमोडल, यूनि मीन्स मतलब एक, और मोडल मतलब मोड से है। मोड मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। किसी भी डेटा में मोड वो संख्या होती है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, सबसे ज्यादा बार आई होती है। तो यूनिमोडल का मतलब है कि उसमें एक मोड होता है, यानी जो हाईएस्ट बिंदु होता है, जैसे ये जो टॉप है आपका, ठीक है, ये केवल क्या होता है, एक होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिमोडल कहते हैं। कोई कोई डेटा ऐसा भी होता है हमारा जिसमें हमारा कर्व ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर एक हाईएस्ट पॉइंट बना लेता है। तो इसमें ये बाई मॉडल है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 बार आई हुई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 फीट के लोगों की संख्या भी सबसे ज्यादा है और जितनी है उतनी ही 6 फीट के लोगों की भी संख्या है। मान लीजिए किसी जनसंख्या में 5 फीट के लोग 50 हैं तो 6 फीट के लोग भी क्या हो जाएंगे, 50 है। तो ये कैसा है, बाई मॉडल है। लेकिन अगर केवल 5 फीट के लोग ही 50 हैं, बाकी नहीं है, तो कैसा मॉडल हो जाएगा, यूनि मॉडल हो जाएगा। ट्राई मॉडल भी डेटा हो सकता है, इस तरह का डेटा हो जाएगा तो ट्राई मॉडल हो जाएगा। किसी भी जनसंख्या में, जैसे हम लोग मोड किसको कहते हैं, अगर अनग्रुप डेटा से हम मोड निकालते हैं
तो मान लीजिए कोई हमारा डेटा है 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 10। अगर ये एक अनग्रुप डेटा है और हम पूछते हैं इसका मोड क्या है, तो आप देखेंगे कि जिस संख्या की आवृत्त फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई होती है वही मोड होता है। तो यहां पर हमारा मोड क्या है? 7 है। मोड क्या है? 7 है। क्यों? तो ये कैसा डेटा हो गया? हमारा यूनी मॉडल हो गया, एक है। लेकिन मान लीजिए यही डेटा अगर हम इस तरह से कर दें 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब ये हमारा क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 7 भी 2 बार आया हुआ और 9 भी 2 बार आया हुआ। तो इसलिए ये कैसा डेटा हो जाएगा? बाई मॉडल डेटा हो जाएगा। इसका अगर आपसे मोड पूछा जाएगा तो इस डेटा का मोड 2 होगा, 7 और 9। तो इसमें क्या है? एनपीसी रहेगा तो यूनी मॉडल रहेगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी केवल एक बार ही आएगी और वो भी कहां पर आएगी? बीचों बीच में आएगी। ठीक है, जहां लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी होगी उसी लाइन पर उसका हाईएस्ट पीक भी क्या होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये कैसा डेट है हमारी, इसकी आकृति कैसी है? यूनी मॉडल है। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसकी आकृति की एक और बात देखते हैं कि ये मीजोकुल्टिक होता है। एक टर्म आता है इसके लिए, मीजोकुल्टिक। मीजोकुल्टिक का मतलब इससे यहां कुल्टोसिस से मतलब होता है। कुल्टोसिस क्या है? किसी वक्र की कुल्टोसिस क्या होती है? एक विशेषता होती है। तो कुल्टोसिस का मतलब है कि ये जो आपका ये टॉप है, ये जो शेप है आपकी, ये बहुत ना नुकीली होगी, इस तरह से नहीं होगी, और बहुत ना क्या होगी? फ्लैट होगी। ये जो कर्व होगा मध्यस्तरीय कर्व होगा, मध्य वक्रता वाला होगा। यानी कि ऐसे जैसा इसमें ये बना हुआ है, ना इसका टॉप ऐसे बहुत नुकीला होता चला जाएगा और ना इसका टॉप बहुत फ्लैट होगा। ये जो बहुत नुकीला वाला टॉप होता है इसको हम लोग कहते हैं लेप्टोकुल्टिक। और जो ये फ्लैट वाला हो जाता है ये प्लेटिकुल्टिक कहलाता है। प्लेटी मीन्स कछुए की पीठ, जैसे कछुए की पीठ होती है उस तरह का ये हो जाता है, चपटाकार हो जाता है काफी। और ये काफी क्या हो जाता है? लेप्टो मीन्स नुकीला, ये काफी क्या हो जाता है? नुकीला हो जाता है। तो एनपीसी का जो ऊपर का कर्व है ये ना लेप्टोकुल्टिक होता है ना प्लेटिकुल्टिक होता है, बीच का होता है, मध्य वक्रता वाला होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैसा है ये? मीजोकुल्टिक है। ठीक है, तो शेप में हमको ये 4 बातें क्या करनी है? ध्यान देनी है कि इसकी शेप कैसी है? बेल शेप्ड है, बाइलेटरल सिमेट्री है, यूनिमोडल है, और क्या है? ये मीजोकुल्टिक है। अब इसकी हम एक दूसरी विशेषता देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एनपीसी को फॉलो कर रहा है और नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो, तो उसकी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, सेंट्रल टेंडेंसी तीन मेजर्स होते हैं उसके, मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों मीन, मीडियन, मोड क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड के। और तीनों जब बराबर हैं तो तीनों बिल्कुल जहां बाइलेटरल सिमेट्री हो रही है इसी बिंदु पर तीनों बिंदु पड़ते हैं, एक ही जगह पर मीन, मीडियन और मोड इस बराबर हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि केवल तीनों कहां पड़ेंगे? एक ही बिंदु पर पड़ेंगे। यानी सेंटर की जो लाइन है, एक्सिस जो है सिमेट्री की, वहीं पर हमारा मीन होता है, वहीं पर हमारा मीडियन होता है और वहीं पर हमारा क्या होता है? मोड होता है। अगर ये मीन, मीडियन, मोड नहीं होते बराबर, ठीक है, अगर हमारा जो बीचों बीच में जहां मीन है वहां पर मीन ना हो करके हमारा डेटा या तो इस तरफ खसक जाए या हमारा डेटा क्या हो जाए? इस तरफ खसक जाए। जैसे अगर हम ये देखें कि हमारी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं और 100 बच्चों को हमने कोई गणित का परीक्षण दिया, उसके बाद जो इनको स्कोर्स आए, तो स्कोर्स को अगर हम इधर लिख दें और पर्टिकुलर स्कोर्स पे कितने कितने बच्चे आए, तो ये स्कोर्स हमारा वेरिएबल हो गया और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम ये देखें कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए 100 नंबर का है, ठीक है, तो उसका औसत लगभग कितना हो जाएगा? 50 नंबर। तो 50 नंबर क्या हो जाएगा? उसका मीन हो जाएगा।
ठीक है, या जो बच्चे पा रहे हैं उसका औसत मान लीजिए हाईएस्ट 80 नंबर है, तो उसका सबका जोड़ करके अगर हम n से भाग कर दें तो उसका मीन क्या आ जाएगा, मान लीजिए 50 आता है या 40 आ जाता है, जो भी आ जाए। तो वो क्या है, होना कहाँ चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप पेपर बहुत सरल बना देते हैं। अब अधिकांश बच्चे क्या है, आपके औसत नंबर से क्या है ज्यादा नंबर पाएंगे। 50 नंबर से क्या है, अधिकांश बच्चे ज्यादा नंबर पाएंगे। तो आपका ये क्या कहते हैं एनपीसी है, ये अब यहां मीन 50 है, लेकिन ये ऐसा ना बन करके क्या होगा, ये ऐसा बनेगा। अधिकांश बच्चों का नंबर औसत नंबर से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये अधिकांश बच्चे आपके इस एरिया में हैं और इनका अधिकांश नंबर क्या हो गया, ये इधर चला गया है। मान लीजिए पेपर बहुत कठिन बना देते हैं तो हमको इसका उल्टा कर्व प्राप्त होगा। ये मीन का सेंटर है और हमारा कर्व ये हो जाएगा। अधिकांश बच्चे जो है मीन से क्या हो जाएंगे, नीचे नंबर पा जाएंगे। तो ये जो मध्य में इस शेप का अपनी बाईं तरफ या दाईं तरफ क्या हो जाना, खसक जाना ही कहलाता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस, ये स्क्यूनेस का कोफिशिएंट हम मापते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस या स्क्यूनेस कोफिशिएंट जो है ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में है, ना ये इधर की ओर जाएगा ना इधर की ओर जाएगा। अगर ये ऐसा जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं निगेटिवली स्क्यूड है हमारा डेटा, यानी ये राइट हैंड साइड में चला जाता है हमारे, तो क्या कहलाता है, निगेटिवली स्क्यूड है। और ये अगर इधर चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ना वो पॉजिटिवली स्क्यूड होना चाहिए ना निगेटिवली स्क्यूड। एनपीसी अगर हमारा है तो वो कैसा होगा, कोफिशिएंट ऑफ जो स्क्यूनेस है वो कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है। तो हमने अभी तक कुछ विशेषताएं देखी हैं, जैसे शेप देखा हमने, बेल शेप्ड होता है एनपीसी, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, यूनिमोडल डेटा होता है, यूनिमोडल होता है शेप में, मीजोकुल्टिक होता है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन मीडियन और मोड आपस में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं और एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। इसके बाद हमने देखा स्क्यूनेस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो कितनी होती है, 0 होती है। और 0 का मतलब है कि ना वो हमारा डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ना हमारा डेटा क्या होता है, निगेटिवली स्क्यूड होता है। नेक्स्ट जो है विशेषता जो है वो है वक्रता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस। और ये कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस जो होता है 0.263 होता है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू निकाला गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो है कुर्टोसिस मतलब फैलाव जो है, ये हमने देखा था कि न लेप्टोकुल्टिस होता है ना क्या होता है वो प्लेटिकुल्टिस होता है, बल्कि कैसा होता है, मीजोकुल्टिक। अगर एकदम फ्लैट हो जाएगा तो कुर्टोसिस 0 हो जाएगी, लेकिन वो एकदम फ्लैट नहीं है, बीच की शेप लिया हुआ है, इसलिए उसका मान क्या दिखाया रहता है, कोफिशिएंट ऑफ कुर्टोसिस कितना होता है, 0.263 होता है। अब एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो बेस है हमारा और ये जो एनपीसी का कर्व है ये धीरे धीरे देख रहे हैं नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता चला जाता है। जैसे आगे आगे डेटा बढ़ता जाएगा ये यहाँ पर बढ़ता जाएगा, लेकिन ये जो इसका झुकाव नीचे की ओर आ रहा है ये कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता। ये कहा जाता है कि कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करता है। अगर ये टच करेगा तो कहाँ पर करेगा, ये अनंत पर टच करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ये अनंत स्पर्शी होता है। ठीक है, एसिम्प्टोटिक होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई हमारा एनपीसी है तो कहां से कहां तक फैला है, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु के इधर की ओर निगेटिव है और इधर की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं। अनंत का साइन ये होता है, यानी माइनस इन्फिनिट से ये प्लस इन्फिनिट तक क्या होता है, फैला हुआ होता है। अगर पूरा हम देखें एनपीसी का फैलाव कहां से कहां तक है, तो इसका फैलाव कहां से कहां तक है, क्योंकि कहां पर मिलेगा, ये अनंत पर मिलेगा। तो अनंत पे इस दिशा में अनंत कहाँ है हमारा, प्लस के साथ है, और इस दिशा में अनंत हमारा कहाँ पर है, माइनस के साथ। यानी पूरी रेंज क्या है इसकी, माइनस क्या कहते हैं इन्फिनिट से लेकर के प्लस इन्फिनिट तक का इसका क्या है, पूरा फैलाव है।
अब हम इसकी अगली विशेषता देखते हैं। इसको आप लोगों ने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसको रब कर देता हूं। अब इसकी नेक्स्ट विशेषता है वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु। वक्रता दिशा परिवर्तन बिंदु, इन्फ्लेशन पॉइंट कहलाता है ये। तो अगर इसको मैं फिगर एक बड़ा सा अच्छा सा ड्रा करता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर चीजें समझ में आए। ये एक एनपीसी कर्व है। इसका अगर आप देखिए इन्फ्लेशन मतलब कहां वक्र हो रहा है, तो ये अगर पूरा देखिए इसकी डायरेक्शन देखिए यहां तक ये जा रहा है और यहां से ये अपनी एक दिशा क्या कर रहा है, परिवर्तित कर रहा है यहां तक, और यहां आने के बाद ये एक दिशा फिर क्या कर रहा है, अपनी ये दिशा एक क्या कर रहा है, फिर ये परिवर्तित कर रहा है। तो ये दो बिंदु जो दोनों साइड में दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहां पर एनपीसी अपना जो है वक्र क्या करता है, परिवर्तित करता है। अगर अब आधार के सापेक्ष आप देखिए तो ये पोर्शन ये है, ठीक है। अगर आधार के सापेक्ष आप देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, और एक पोर्शन हमारा क्या है, ये है। अगर हम इसको क्या कहें, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप अब देखिए तो ये जो ये वाला पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो पॉइंट आता है यहां पर -1 सिग्मा के, अभी यह सिग्मा क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, और यहां पर ये +1 सिग्मा पर हम कहते हैं कि इसका वक्रता बिंदु है। ये आधार से अगर लें तो ये किस तरह का लेंस बन गया है, ये अवतल लेंस बन गया है। अवतल मतलब कॉनकेव, ठीक है। आधार के सापेक्ष ये क्या है, जहां वक्रता बिंदु है ये कॉनकेव है, और ये किस तरह का लेंस बन जा रहा है, कॉन्वेक्स बन जा रहा है, आधार के उत्तल। ठीक है, तो आधार पर -1 +1 के बीच में जहां ये वक्रता बिंदु कर रहा है, उसमें आधार के साथ वो कॉनकेव लेंस बनाता है, कॉनकेव परिवर्तन करता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। और जब वो +1 से आगे की ओर जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, आधार के प्रति वो कॉन्वेक्स करता है। तो ये दो तरह की इसमें है, ऊपर की ओर कॉनकेव है, और +1 के आगे -1 और +1 के बीच में वो कॉनकेव का है, और +1 के आगे और -1 के आगे दोनों साइड में वो किस चीज का है, वो कॉन्वेक्स कर का वो अपना प्रदर्शन करता है। अब एक चीज हमको और देखनी है कि नेक्स्ट है कि जो हमारे क्वार्टाइल्स होते हैं, उन क्वार्टाइल्स के बीच में इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीन। नेक्स्ट है इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीन। अब ये देखिए हमारा ये एनपीसी कर्व है, और ये हमारा क्या है, मीन मीडियन मोड यहां पर स्थित होता है। ये कह रहा है फ्रॉम मीन, मीन ये है हमारा। क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, क्वार्टाइल्स किसी भी डेटा के वो 3 बिंदु हैं जो पूरे डेटा को 4 बराबर भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, इसीलिए उनको हम चतुर्थांक कहते हैं। अगर 100% है, उसको हमको 4 भागों में, बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, तो कितनी जगह हमको टिक मारना पड़ेगा, 0 से 4 जगह नहीं, 3 जगह हम उसको डिवाइड करेंगे, तब 4 बराबर भागों में क्या होगा, कट जाएगा। एक 25 पर, एक 50 पर, और एक 75 पर। तो ये 4 बराबर भाग A, B, C और D डिवाइड हो गए। तो किसी भी डेटा के वो 3 बिंदु जो उस डेटा को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल्स कहते हैं। जो 25% पे डिवाइड कर रहा है उसको हम Q1 कहते हैं, जो 50% पे डिवाइड कर रहा है उसको हम Q2 कहते हैं, और जो 75% पे डिवाइड कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, Q3 कहते हैं। ये जो Q2 है ये 50% है, ये मतलब औसत है। मीडियन क्या होता है, मीडियन वह बिंदु होता है जो पूरे डेटा को 2 बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। तो यानी मीडियन MD और Q2 आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड कहां रहता है एनपीसी में, एक ही जगह। तो मीन यानी मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू Q2 के।
ठीक है। अब यहां से 75% उतनी 50 से ये 50% है ना, मीडियन क्या है, वह भाग है जो पूरे डेटा को दो बराबर भागों में बांट रहा है, 50 इधर 50 इधर। तो अब ये 50% से 75% जो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, Q3 कह रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद Q1 कितना है, 25% है, ये Q1 है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इक्वल डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल्स फ्रॉम मीन, यानी अगर हम मीडियन में से क्या घटा दें, Q1 घटा दें, इज इक्वल टू Q3 में से मीडियन घटा दें। इसकी देखिए हेडिंग वही है, विशेषता क्या है कि मीन से जो क्वार्टाइल्स का डिफरेंस होता है दोनों साइड का, वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये देखिए मीडियन में से हम Q1 घटा दें, वो किसके बराबर होना चाहिए, Q3 में से मीडियन। मीडियन हमारा कितना है, 50, मीन कितना है हमारा 25, Q3 कितना है हमारा 75, मीडियन कितना है 50, इसमें से ये घट जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 के। तो अगर वो क्या है हमारा एनपीसी है, तो एनपीसी पर 75% मीन के राइट हैंड साइड पर वही होगा जहां पर कि सेम, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, सेम दोनों पोर्शन क्या आपस में बराबर हैं, इसलिए पीछे साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा 25% एग्जैक्ट उसी जगह होगा जहां पर कि राइट हैंड साइड पर 75% है, और बीच में हमारा क्या होगा 50% है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मीन कह रहे हैं। तो मीन से Q3 की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी की मीन से Q1 की डिस्टेंस है, और ये आपस में बराबर होता है। तो एक इसकी विशेषता का अध्ययन ये भी है कि Q3 जो मीडियन माइनस Q1 इज इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन के। अब इसकी हम नई विशेषता देखते हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसकी विशेषता है एरिया अंडर एनपीसी, यानी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हमारा है, ये थोड़ा सा बड़ी चीज है, जिसको हम फिगर इसके लिए फिर से बना देते हैं जिससे कि ज्यादा आपको क्या हो जाए, वो समझ में आए। एरिया अंडर एनपीसी, यहां पर हमारा क्या है, मीन है। अब कोई ये मीन से हमारा ये जो डेटा है, जो क्या कहते हैं, डेटा का फैलाव है, ठीक है। मीन यहाँ है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और धीरे ये पीछे की ओर का है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर मीन से हमारा डेटा कितना फैला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबिलिटी कहते हैं, विचलन कहलाता है वेरिएबिलिटी, यानी हमारा डेटा जो है मीन से कितना फैला हुआ है। और वेरिएबिलिटी हम लोग किस चीज से मेजर करते हैं, वेरिएबिलिटी मेजर करने के हम लोग के पास तीन हैं, एक रेंज है, एक हमारा क्या कहते हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में ये सब चीजें आपको पढ़ाई गई हुई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। रेंज था, QD था, क्वार्टाइल डेविएशन, और थर्ड था स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीन चीजें थी। तो यानी ये जो मीन है और इससे जो हमारा डेटा फैल रहा है, ये किस रूप में फैलेगा, SD के रूप में फैलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में फैलता है। तो पूरा अगर हम आप ये देखें कि ये क्या है, ये पूरा क्षेत्रफल है, एरिया है किसी चीज का, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये मैंने पहले भी कहा कि ये OX एक्सिस है और ये कौन सा एक्सिस है, Y। इस तरफ पर हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और इस तरफ हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल किस चीज का है, ये जो वेरिएबल मेजर हम कर रहे हैं उसकी मात्रा का। मान लीजिए हम IQ मेजर कर रहे हैं तो IQ की मात्रा है जो कम से शुरू होकर के दूर तक जा रही है। मान लीजिए हम कोई मैथमेटिक्स में स्कोर ले रहे हैं तो कम से स्कोर 0 से शुरू होकर के मान लीजिए 100 तक जा रहा है, वो है। और इस पर बच्चों की संख्या, फ्रीक्वेंसी इस साइड क्या है, ये मेजर की गई है, ठीक है। अब जो हमारे पास डेटा है उसका हम क्या निकालते हैं, SD निकालते हैं। तो अगर NPC है तो आपको ध्यान देने की बात है कि NPC में
3 एसडी का बहुत प्रमुख रोल है। एक, मीन से जब आगे की ओर चलेंगे तो एसडी हमारी प्लस में रहेगी, मीन से हम जब पीछे की ओर चलेंगे तो एसडी हमारी किस में हो जाएगी, माइनस में। तो यह आगे चलते हैं तो +1 सिग्मा 1 एसडी, ठीक, फिर +2 सिग्मा 2 एसडी, +3 सिग्मा 3 एसडी। इसी तरह से हम आगे भी जा सकते हैं। इसी तरह से हम जब पीछे आएंगे तो -1 सिग्मा, -2 सिग्मा और -3 सिग्मा। और भी आगे आप इसके आगे, क्योंकि मैंने कहा इन्फिनिट है, तो इसके आगे आप +4 सिग्मा, +5 सिग्मा, +6 सिग्मा, आप जहां तक जाना चाहें अनंत तक आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है, जो ये पूरा डेटा का फैलाव है, ये देखा जाता है कि +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच में 99.6% से ज़्यादा केसेज आ जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं मोटे रूप में कि 100% केसेज हमारे कहाँ से कहाँ किसके बीच में आ जा रहे हैं, +3 सिग्मा से -3 सिग्मा के बीच। इसलिए बाकी औरों का हम लोग को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो ये बच रहा है यही एक्सेप्शन है। अगर कोई चीज़ हम मेज़र कर रहे हैं और उसको हम जो डेटा चाहते हैं, किसी के बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं, अगर थोड़ा सा गलत हो जाता है तो क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि हमारा पूरी जनसंख्या इसमें आती नहीं है, थोड़ी सी जनसंख्या ऊपर की ओर, थोड़ी सी जनसंख्या इधर की छुटी रहती है। तो कभी कभी एक्सेप्शन हमको जो दिखाई देते हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। बाकी मोटे रूप में हमारी पूरी जनसंख्या क्या है, 3 सिग्मा से लेकर के -3 सिग्मा से लेकर के +3 सिग्मा के बीच में आ जाती है। अब मेन जो एनपीसी का जो मैथमेटिकल कर्व ये बनाया गया आइडियल, इसका हमारे लिए यही फायदा है कि हमको एरिया पता है इसमें कि मीन से लेके +1 सिग्मा के बीच में ये जो पोर्शन है आपका, ये जो एरिया है, ये एरिया कितने % है। उसी तरह से हमको पता है कि +1 से 2 सिग्मा के बीच में कितना है, 2 सिग्मा से 3 सिग्मा के बीच में कितना है, और मोटे रूप में हम कहें मीन से लेकर 3 सिग्मा में कितना % आएगा, तो 50% इधर, और मीन से लेकर के -3 सिग्मा में कितना आएगा, 50% इधर आ जाएगा। ये हम लोगों को मोटे रूप में क्या है पता है कि यहाँ से यहाँ तक 50% है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 50% है। लेकिन मैंने कहा कि एग्जैक्ट अगर हम उसका परसेंटेज जोड़ेंगे तो दशमलव में कुछ % क्या रहता है, बचा रहता है, जिसका आधा भाग इधर और आधा भाग कहाँ होता है, इस तरफ होता है। 100 में से कुछ कम बचा रहेगा। अब ये देखिए, मीन से 1 सिग्मा के बीच में जो ये एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं 34.13% है। ठीक है। इसी तरह मैंने कहा है कैसा है ये बाइलेटरल है। जो चीज इधर होगी सेम चीज क्या होगी, इधर होगी। तो इसका मतलब मीन से -1 सिग्मा के बीच में कितने % केसेज आएंगे, 34.13% केसेज आएंगे आपके। ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी डेटा को आपने कैलकुलेट किया हुआ है और उसका मीन आपने मान लीजिए 40 निकाला हुआ है और उसकी आपने एसडी कैलकुलेट की हुई है, मान लीजिए उसकी एसडी आपने 10 निकाली हुई है। ठीक है। तो मीन कितना पे निकाला आपने, 40 और +1 सिग्मा। अगर इसमें हम 1 सिग्मा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा ये कितना है, 10 है। 40 में 10 जोड़ देंगे तो ये स्कोर कितना हो जाएगा, 50। फिर ये स्कोर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा जोड़ देंगे यानी 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। और 3 सिग्मा जोड़ देंगे तो 10 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 70। इधर चलते हैं, ये 40 है, -1 सिग्मा करना है तो कितना हो जाएगा, 30। फिर -1 सिग्मा करना है तो कितना हो जाएगा, 20। फिर -1 सिग्मा है तो 20। मान लीजिए आपने जो ये 40 और 10 ये मीन और एसडी जो कैलकुलेट किया हुआ था, ये किसी 100 लड़कों का डेटा था। ठीक है। मैथमेटिक्स का स्कोर था, उसमें लोएस्ट नंबर जो थे। अब देखिए कि आपने जिसका कैलकुलेट किया हुआ, आपको कुछ नहीं पता उस डेटा का, केवल आपको क्या पता है, मीन पता है और एसडी पता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि वो जो 100 बच्चे थे उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 40 से 50 नंबर के बीच में पाए हुए हैं, तो आपको एरिया ये पता है। कितना एरिया है, 34.13, यानी 34% स्टूडेंट्स का स्कोर्स कितने कितने के बीच में है, 40 और 50 के बराबर है।
ठीक है, एनपीसी पढ़ने के ये यूजेस हैं जिनको हम आगे की ओर पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारा क्या पढ़ना है कि एरिया कितना कितना होता है। तो ये कितना है, इसी तरह से -+1 और +2 सिग्मा के बीच में 13.54 के। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लेंगे तो आपको कहां से पता चल जाएगा, मीन से लेकर के 2 सिग्मा के बीच में कितने लोग हैं। फिर इसी तरह से आप यहां से ये भी आपका कितना हो जाएगा 13.54, फिर ये आपका लगभग हो जाता है 2.58 के। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 2.58 के। ये थोड़ा सा लगभग है, 50 में से घटता है, 50 मान करके घटाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आता है, और एक्चुअल वैल्यू अगर देख करके इसकी निकालते हैं तो थोड़ा सा ये कम आता है। इसको हमको देख लेना पड़ेगा, लेकिन मोटे मोटे रूप में ये है। तो आप ये देखिए कि कितनी दूर में, यानी -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में हमारा लगभग जो है 68% जनसंख्या आ जाती है। और ये देखिए कि 6 सिग्मा जो है ये पूरी जनसंख्या को 6 बराबर भागों में क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, मानक विचलन। मानक क्यों है, यूनिट की तरह काम करता है। कैसी यूनिट है, अगर हमको मानक विचलन पता है तो वो मानक विचलन का हम 3 गुना करके मीन में जोड़ दें और 3 गुना करके हम क्या करें, मीन में घटा दें, तो हमको पूरा फैलाव पता चल जाएगा कि हमारी जनसंख्या किस अंक से किस अंक के बीच में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एरिया अंडर एनपीसी। और ये जो एरिया अंडर एनपीसी है यही सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी के आधार पर हम बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, और उन प्रयोगों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें उनके प्रयोगों को हम देखेंगे कि यूजेज ऑफ एनपीसी क्या है, कितने तरह के उसके मेन यूजेस हैं। 5 या 6, समटाइम्स 6 कहा जाता है, तो 5 या 6 टाइप के यूजेस हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आज के लिए थैंक यू।